Hello everyone. Today we will talk about fifth schedule and sixth schedule of Indian Constitution because these are the least understood schedules by the aspirants. Indian Constitution is a very comprehensive document. It has articles which are further grouped into parts, and then it has 12 schedules. Originally there were 8 schedules, but now there are 12. So the first question should arise in your head: why schedules are needed when constitution already had articles? Let's take example of article 1. Article 1 says India, that is Bharat, shall be a union of states. इस आर्टिकल में इंडिया की टेरिटरी को डिफाइन किया गया है, बट टोटल कितने स्टेट्स हैं या कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई। इस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से शेड्यूल 1 ऐड किया गया, जिसमें सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की डिटेल्स को मेंशन किया गया। आर्टिकल्स कंसाइज होते हैं एंड उनकी डिटेल्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए शेड्यूल्स को ऐड किया जाता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट शेड्यूल 5। आर्टिकल 244 allows the creation of scheduled areas within the country to protect the rights of tribals, their interests, their culture and their overall वेलफेयर। आर्टिकल 244 एक छोटा सा आर्टिकल है, हेंस डिटेल्ड प्रोविजंस कि किस तरह से ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन डिटेल्स को फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है। वी विल टॉक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल इन डिटेल, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। फिफ्थ शेड्यूल के अंडर इंडिया में 10 स्टेट्स आते हैं। दीज स्टेट्स आर मेंशन्ड हियर। ये इंफॉर्मेशन आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया के तौर पे नोटिफाई करने की अथॉरिटी सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है शेड्यूल्ड एरियाज नोटिफाई करने के लिए, बट यूजुअली किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया तभी कंसिडर किया जाता है जब उस एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन एटलीस्ट 50% हो या उससे ज्यादा। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर पूरे स्टेट की पॉपुलेशन के साथ ट्राइबल पॉपुलेशन को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। नाउ इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पर देश के सभी वर्गों को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता थी। ट्राइबल पॉपुलेशन को इंटीग्रेट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ट्राइब्स आइसोलेटेड रहते थे, लेवल ऑफ एजुकेशन वाज एक्सट्रीमली लो, द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वाज नेग्लिजिबल एंड द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ कंट्री वाज नॉट वेरी अपीलिंग टू देम। उनके लिए सिर्फ लैंड, फॉरेस्ट एंड देयर ओन ट्राइबल कस्टम्स, बस यही मैटर करता था। ऑल्सो ट्राइब्स हैड बीन एक्सप्लॉइटेड बाय ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश, हेंस ट्रस्ट डेफिसिट वाज आल्सो देयर। सो इन सभी ट्राइब्स को साथ में जोड़ने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एंड केयरफुल मैनर में ट्राइब्स की ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फिफ्थ शेड्यूल को इंडिया के स्पेसिफिकली मेनलैंड ट्राइब्स को इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया मेनलैंड में तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैज सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, हेंस नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को इंटीग्रेट करने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल एक सेपरेट शेड्यूल के तौर पर ऐड किया गया। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर फिफ्थ शेड्यूल ऑलरेडी ट्राइब्स के लिए था तो सिक्स्थ शेड्यूल की क्या जरूरत थी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। द रीजन इज नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स एंड मेनलैंड इंडिया ट्राइब्स में जमीन और आसमान का डिफरेंस था। उनकी सोच अलग, समझ अलग, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग, लेवल ऑफ आइसोलेशन डिफरेंट था। नॉर्थ ईस्ट में डिफिकल्ट टेरेन था, यहाँ पर इंडिया का नेशनलिज्म ना के बराबर था एंड दीज पीपल आर ऑल्सो रेशियली डिफरेंट, दे बिलोंग टू मंगोलॉइड रेस। उसके साथ साथ चाइना, नेपाल एंड भूटान के साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी was also another factor. Hence, northeastern tribes को integrate करना was more challenging task in comparison to
the mainland tribes. The northeastern tribes, they needed more liberty, more protection and kind of special status. तो उस special status को grant करने के लिए उनके लिए additional एक schedule बनाया गया. Presently, sixth schedule में 4 states आते हैं, AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Again, you should think कि नॉर्थ ईस्ट में और भी स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, but they are not included in sixth schedule. Why are they not included? You should try to find it out and let me know in the comment box. So now I hope you understand why did we require two schedules to deal with tribal population in India. Mainland tribes के लिए fifth schedule and northeast के tribes के लिए we needed sixth schedule. Guys, you can take the screenshot of these slides. This content would help you enormously for your main examination. Now, first thing, focus on the core philosophy. We already know that tribes live in isolation. They have strong connection with their land, forests and their customs. If the government of India tries to impose a general culture on them, then it might backfire. Hence, scheduled areas इस core philosophy पे काम करते हैं कि tribal लोग खुद को डेवलप करें यूजिंग देयर ओन जीनियस, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी मदद करेगी थ्रू सेलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय हेल्पिंग देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जहां पर जरूरत है सिर्फ वहां पर इंटरवेंशन करके, नॉट बाय इम्पोजिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन देम. नाउ शेड्यूल्ड एरियाज को कैटेगराइज करने के लिए एक क्राइटेरिया डेवलप किया था मिस्टर UN धीबार ने. मिस्टर धीबार वाज एक्स CM ऑफ सौराष्ट्र स्टेट. पहले एक स्टेट हुआ करता था सौराष्ट्र. इन 1960 एंड 61 धीबार कमीशन ने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया जिसके बेसिस पर ट्राइबल एरियाज को मार्क किया जा सकता था, नोटिफाई किया जा सकता. फर्स्ट फीचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उस पर्टिकुलर एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए. सेकंड, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया. इट्स नॉट लाइक कि आप पूरे स्टेट को शेड्यूल्ड एरिया अनाउंस कर सकते हैं. उसमें से एक एरिया आइडेंटिफाइबल होना चाहिए एंड एरिया का साइज कॉम्पैक्ट हो ताकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सके. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एरिया अंडर डेवलप्ड होना चाहिए. फोर्थ, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में डिस्पैरिटी होनी चाहिए. एंड रिसेंटली एक क्राइटेरिया और ऐड किया गया है कि जो नोटिफिकेशन है शेड्यूल्ड एरियाज का, इट शुड बी डन आइदर ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिस और ब्लॉक लेवल बेसिस और तालुक लेवल बेसिस, whichever is more appropriate or feasible given the population of the area and the other conditions. However, इस नोट को आप ध्यान रखना, इस क्राइटेरिया को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है. फिफ्थ शेड्यूल के अंडर जितने भी मेन प्रोविजंस हैं, all those main provisions are listed here. These provisions are important for preliminary examination, especially for statement based questions. काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, so I don't think that I need to explain it line by line. The most important thing under provisions that you need to understand is TAC. It is called Tribal Advisory Council. Fifth schedule में TAC बनाई जाती है, जबकि जो sixth schedule है वहां पर ADC बनाई जाती है. ADC का मतलब होता है Autonomous District Council. Let me explain the difference between TAC and ADC first, and then we will come back to this slide again. Now let's focus on this slide. TAC is created under फिफ्थ शेड्यूल, ADC is created under सिक्स्थ शेड्यूल. TAC में मैक्सिमम 20 मेंबर्स, ADC में मैक्सिमम 30 मेंबर्स. हालांकि आसाम की ADC एक एक्सेप्शन है जिसमें 46 मेंबर्स अलाउड है. TAC में आउट ऑफ दीज 20 मेंबर्स 75% मस्ट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, विच मीन्स के 20 में से 15 मेंबर्स शेड्यूल्ड ट्राइब के होने चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये 15 मेंबर्स शेड्यूल्ड ट्राइब के होने के साथ साथ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी होने चाहिए, विच मीन्स 15 MLAs जो कि ST कम्युनिटी से हैं उन्हें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है. रिमेनिंग 5 मेंबर्स कुड बी नॉन ट्राइबल एज वेल. TAC का जो चेयरपर्सन है, इट इज ऑलवेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. यहाँ पर 15 MLAs शेड्यूल्ड ट्राइब से लेने के पीछे एक अजम्पशन है, क्योंकि इन लोगों की कम्युनिटी सेम है, ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मे बी बाकी के जो ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे. इस अजम्पशन पे TAC काम करती है.
कई बार टीएसी में इवन जो स्टेट की कैबिनेट है उसके मिनिस्टर्स भी मेंबर बनते हैं। हेंस इस तरीके के सिस्टम में यू विल फाइंड इंटीग्रेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और टीएसी दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। It works on the principle of inclusion rather than working on the principle of exclusion. Now let's see how things work in ADC. I told you there are maximum 30 members. इसमें से 26 normally elected होते हैं and 4 nominated. ये नंबर स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है। कहीं पर 28 इलेक्टेड, कहीं पर 2 नॉमिनेटेड, कहीं पर 26 इलेक्टेड, कहीं पर 4 नॉमिनेटेड। These 30 members are elected सेपरेटली थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इनके इलेक्शन में सिर्फ एडीसी एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडीसी के हेड को चेयरमैन कहा जाता है एंड सीएम कभी भी एडीसी का चेयरमैन नहीं हो सकता। जिस तरीके से स्टेट में सीएम की पावर काइंड ऑफ एब्सोल्यूट है, वैसे ही एडीसी एरियाज में चेयरमैन की पावर काइंड ऑफ एब्सोल्यूट होती है। आप चेयरमैन को एंड इसकी काउंसिल को पैरेलल गवर्नमेंट कंसिडर कर सकते हैं। एडीसी को अपने एरिया में टैक्सेस लगाने की अथॉरिटी है, लोकल जस्टिस को एडमिनिस्टर करने की अथॉरिटी है, फिशरीज मेंटेन करने की अथॉरिटी है एंड अगर फॉरेस्ट्स रिजर्व फॉरेस्ट्स नहीं है तो उन फॉरेस्ट्स पर लोकल्स को राइट्स ग्रांट करने की अथॉरिटी है। इन शॉर्ट यू कैन से कि एडीसी एरियाज स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह काम करते हैं, जबकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती हैं। Hence, the states which are put under 6th schedule, they enjoy greater degree of autonomy in their personal matters or in their customary practices. An important part is कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी न्यू एक्ट बनाया है तो वो न्यू एक्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एडीसी एरिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। उस न्यू एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नर को अलग से नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई 6th शेड्यूल इज काइंड ऑफ मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर स्पेशल। अभी रिसेंटली लद्दाख एंड लद्दाख से पहले अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी 6th शेड्यूल में शामिल किए जाने की मांग रख चुके हैं। नाउ वी आर बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड। सो दीज आर द मेन प्रोविजंस। स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शेड्यूल्ड एरियाज तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करती है। शेड्यूल्ड एरियाज के मैनेजमेंट की रिपोर्ट एनुअली प्रेसिडेंट को भेजी जाती है बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। 5th शेड्यूल में भी गवर्नर को अथॉरिटी दी जाती है कि वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट को अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो शेड्यूल्ड एरिया की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं टीएसी के। ट्राइब्स के एडवांसमेंट और वेलफेयर के लिए गवर्नर टीएसी से कंसल्ट कर सकता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीएसी खुद से एडवाइस नहीं देती है, गवर्नर को जाकर एडवाइस मांगनी पड़ती है। यहाँ पर वर्ड सुओ मोटो का मतलब है दैट द टीएसी कैन नॉट गिव एडवाइस ऑन इट्स ओन। एडवाइस तभी देगी जब उससे पूछा जाएगा। एंड सेकंड, जो एडवाइस दी जाती है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में कई जजमेंट्स पास किए हैं एंड सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जो कंसल्टेशन है इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग इट, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। पीपल शुड नॉट जस्ट हैव अ राइट टू से, they should be heard. Governor should pay attention to the suggestions, to the needs of the local tribes there. यहाँ पर मैंने एक इंसिडेंट मेंशन किया हुआ है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पिटिशन 2012। एक्चुअली टीएसी की फंक्शनिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक केस फाइल की गई थी। इट मींस कि टीएसी का जो हेड है वो सीएम है, जो टीएसी के 15 मेंबर्स हैं एसटी कम्युनिटी से वो भी लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, which means they are MLAs. Hence, they are ultimately working under the direction of chief minister. So petition में ये कहा गया कि it is kind of pointless to create TAC to show that tribal people
have separate and special line of representation, but actually they are working under CM only. So it's kind of an eyewash. इस पिटिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट probably in near future we can expect clear guidelines from Supreme Court. The noteworthy part is that इस तरीके का जो ओवरलैप है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो एडीसी एरियाज में देखने को नहीं मिलता है. वहां पर स्टेट की लेजिस्लेशन को और ट्राइबल एरियाज के लेजिस्लेशन को कंप्लीटली अलग रखा गया है. I hope you have understood the main differences between TAC and ADC. Now let's move on to the main provisions under 6th schedule, specifically designed to integrate northeastern tribal population. इसके articles याद रखना 244(2) and 275(1). There are total 10 autonomous districts in entire northeast, जिसमें आसाम में 3 एडीसी एरियाज हैं, मेघालय में 3 है, मिजोरम में 3 है एंड त्रिपुरा में सिर्फ 1 है. लास्ट पॉइंट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स, ये दोनों बॉडीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं. दोनों में 30 मेंबर्स हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव both regional council as well as autonomous district council at the same time. If need be, then it can be created by the order of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड जितने भी मेंबर्स एडीसी काउंसिल में इलेक्ट होते हैं उनका टर्म नॉर्मल लोकल जो एमएलएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हीं की तरह 5 इयर्स का होता है. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कि एडीसी में जितने भी इलेक्शंस होंगे उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन. नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड which contains important information about some ADC areas and their jurisdiction. उनके civil powers और judicial powers क्या हैं, उसके बारे में आपको यहाँ information मिल जाएगी. I want you to read this content thoroughly. It has been written in simple language, so it should not be difficult to understand. But in case you are unable to understand, you can always drop me a question in the comment section, and I'll be more than happy to revert. Thank you so much for your time.